उसके आवाज पर शराब और औरत सवार है, वो अक्सर कहता। बहरहाल मैं खुद भी उसके निजी मामलात से दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं तो ईथन का जायजा ले रहा था। जबरदस्त सियासी कशमकश थी, बेपनाह साजिशें थी। ये ईथन शमूका के ईथन से यकसर मुख्तलिफ था। तब एक रात सिकंदर अजीब सी शक्ल लिए मेरे पास आया। मिकारा, तुम्हारा ताल्लुक ना ईथन से है और ना ही तुम फैकलूस से दिलचस्पी रखते हो। तुम्हारा ख्याल ठीक है, मैंने जवाब दिया। तब क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। और मुझे तुम्हारी यह बात बहुत पसंद है कि तुम तफसीलात में जाने की कोशिश नहीं करते और हर उस काम के लिए पूरे सुकून से तैयार हो जाते हो जो तुम करना चाहते हो या जिसे करना पसंद करते हो। हमें कब चलना है? आज, अभी, इसी वक्त, सिकंदर ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर अनोखी तमतमाहट थी। मैं खामोशी से खड़ा हो गया। तब सिकंदर मुझे लेकर बहुत से रास्तों से गुजरता हुआ ओलंपियाज के पास पहुंचा। हसीन औरत इस वक्त चरखा काट रही थी। मैंने पहली बार ओलंपियाज को देखा और सोचा कि नोखेजी की उम्र वो बेपनाह हसीन होगी। अब भी उसका हुस्न बेमिसाल था। हमें अभी और इसी वक्त चलना है। अगर तुम तैयारियों की इजाजत तो कहाँ चलना है? ओलंपियाज ने पूछा। अपने पुराने खानदानी मकान में। मैं तैयार हूं, मगर तुम्हारे साथ ये कौन है? मेरा काबिल एतमाद दोस्त है, सिकंदर ने जवाब दिया और ओलंपियाज गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर सिकंदर मुझे अपनी माँ के पास छोड़कर चला गया और थोड़ी देर में उसने रवानगी की तैयारियां कर ली। तब हम चल पड़े। मैं पूरे शबाब पर था। तवील नींद के बाद मेरे अंदर नई जिंदगी पैदा हो जाती थी। चुनाचे मैं जिंदगी से भरपूर था। तवील उम्र पड़ी थी, इसलिए ये सोचना बेकार था कि सिकंदर के साथ गुजरने वाला वक्त बेमकसद है। बहरहाल हालात खासे दिलचस्प थे। रास्ते में सिकंदर ने खुद ही बताया, मेरा अपने बाप से इख्तलाफ हो गया है। ओह, क्यों? तवील दास्तान है, उसने जवाब दिया। और यह हकीकत है प्रोफेसर के सिकंदर की निजी जिंदगी की यह दास्तान बेहद तवील है, जो इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं रखती। ताहम मैं जरूरी बातों पर रोशनी डाल दूंगा। अलगर्ज ये कि सिकंदर ने अपनी मां को पुराने मकान में पहुंचा दिया, लेकिन तवील अरसा नहीं गुजरा था कि फैकलूस के खत ने उसे एक बार फिर फैकलूस के पास जाने पर आमादा कर लिया, क्योंकि उसमें उसकी मां की रजामंदी भी शामिल थी। लेकिन फैकलूस की अचानक मौत भी बड़ी हैरत अंगेज थी। उसे कत्ल कर दिया गया। बहुत से लोग मुश्तबा थे। बहरहाल सिकंदर को मकदूनिया का शहनशाह करार दे दिया गया। सिकंदर का इब्तदाई दौर इब्तलाह का दौर था। बहुत से मार के सर करने पड़े थे और उसे इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी जब उसने अपने बाप के मिशन को पूरी तरह संभाल लिया। उसके ज़हन में एशिया का सौदा था और फिर खौफनाक और तवील साजिशों से निपट कर बहरहाल उसने दराए दानियाल का रुख किया। उसके लिए उसने जबरदस्त तैयारियां की थी। मैं इस तवील दौर में खामोश तमाशाई रहा। दरहकीकत ये सब कुछ मेरे लिए दिलचस्प था, लेकिन मैं अमली तौर पर किसी मामले में हिस्सा लेकर अपनी मालूमात में रखना अंदाजे नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ नजरबाज था और मैंने आज तक अपनी सलाहियतों को सिकंदर से पोशीदा रखा था ताकि वो मुझसे बड़ी बड़ी तवक्कात न कायम कर ले। यूनानी फौजों ने समंदर को बड़े इत्मीनान से अबूर कर लिया। मौसम बेहद खुशगवार था। मतला साफ होने की वजह से एशियाई साहिल की सुर्ख जमीन साफ नजर आ रही थी। ट्राई की पहाड़ी सामने नजर आ रही थी। दुश्मन के किसी बेड़े से मुठभेड़ नहीं हुई थी। यूं सिकंदर यूरोपीय साहिल से एशियाई साहिल पर उतर गया। उसने जरा बख्तर पहन रखा था। सर पर खुद था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। पहली एशियाई जमीन पर इन्होंने संगमरमर के पत्थर हासिल करके सबसे बड़े देवता जेउस की कुर्बान गाह बनाई। एक कुर्बान गाह एथना की भी बनाई गई थी। इस पर सोने के प्याले से शराब लुढ़ाई गई और फिर ट्राई के खंडरात से उसे उसके हीरो एकिलेंसा की कुछ यादगारें मिली। अहले मकदूनिया को ट्राई के खंडरात देखकर बड़ी मायूसी हुई। सिकंदर ने बाशिंदों को हुक्म दिया कि ट्राई की फसील दोबारा तामीर कर दें और फिर उसने आगे कदम बढ़ा दिए। ज्यादा सफर नहीं किया गया था कि जासूस इतला लाए कि मशरिक की जानिब से भारी एशियाई फौज कूच करती चली आ रही है, लेकिन इन्हें कोई तशवीश न हुई और यूनानी फौजें गरीनी कस की तरफ बढ़ती रहीं। यहाँ इन्हें पहला एशियाई रसाला नजर आया। दरिया के किनारे पहुंचकर वो लोग अपने सवारों का अंदाजा करने लगे। इनके घोड़े नहायत अच्छे और तरतीब से थे। सवारों के लिबास ढीले ढाले थे और उनकी टोपियां रंगीन थीं। दरिया के दूसरी जानब वो यूनानी फौज की हंसी उड़ा रहे थे। बहरहाल सिकंदर से ना बर्दाश्त हो सका और उसने घोड़े पानी में उतार दिए। उसे इस जल्दबाजी की काफी कीमत अदा करना पड़ी, लेकिन बहरहाल वो इन पर काबू पाने में कामयाब हो गया। हंसी उड़ाने वाले यूनानी तनख्वाहदार ही थे जो ईरानियों की तरफ से लड़े। सिकंदर को तजुर्बात हो रहे थे। बहरहाल मेरी कहानी का मौजू सिकंदर नहीं है प्रोफेसर। मैं तो तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि इस अजीम फातेह के साथ मैंने एशिया के इन इलाकों का रुख किया जहां मैं किसी दौर में नहीं पहुंचा था। रही सिकंदर की बात तो वो अपने दौर का अनोखा इंसान था। ऐसा लगता था जैसे उसकी शख्सियत दो हिस्सों में तकसीम है। कभी वो इंतहाई ज़िरक और दूर रस ज़हन का मालिक नजर आता, जंगों में ऐसी हिकमत अमली से काम लेता कि अकल दंग रह जाती, और कभी ऐसे बचकाना अंदाज में सोचता कि हंसी आने लगती। लेकिन तुम मेरे किरदार पर गौर करो, मैं किस कदर बदल गया था। यकीन करो प्रोफेसर, सिकंदर के फतूहात में मैंने किसी एक इंसान को जख्मी तक नहीं किया। इसकी नौबत भी नहीं आई थी। मैं तो सिर्फ देखने वाला था, सो देखता रहता था। ना ही सिकंदर को कभी इस बात की ख्वाहिश हुई थी कि मैं जंग में हिस्सा लूं। मेरी हैसियत इन लोगों के दरमियान एक सोने के बुत की सी थी
जिसे वो चाह तो सकते थे लेकिन उससे कोई तवक्का नहीं रखते थे। औरत के मामले में सिकंदर राहबाना फितरत रखता था। ईरान की हसीन तरीन औरतें उसके सामने लाई गईं, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी। ना ही कभी उसने औरत से गुफ्तगू की, और इसकी ये आदत बहरहाल मुझे पसंद नहीं थी। दानियाल से असूस, फिर सुर, और फिर वहां से आगे सिकंदर अपने फतह और अजमत के झंडे गाड़ता आगे बढ़ता रहा। दारा को इसने बदतरीन शिकस्त दी और इसे फरार पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर दारा भी कत्ल कर दिया गया। सिकंदर के मिजाज में अब काफी तब्दीलियां पैदा हो गई थी। वो किसी हद तक मगरूर और ताइश पसंद हो गया था। उसने बेशुमार शहर आबाद किए थे। बुलंदियों का चक्कर काट कर उसने जनूब का रुख किया और एक वादी के किनारे सबसे पहला मशरकी शहर अस्कंदरिया बनाया। यहाँ एक पुराना शहर हराई के नाम से मौजूद था, जहाँ मजूसी और ताजर आबाद थे। फिर वो हिलमंद झील पहुंचा, जहाँ उसे एक तिजारती शाहराह मिली जो दरियाए सिंध से परसी पोलस को जाती थी। सिकंदर जगह जगह तो आबादियां कायम करता आगे बढ़ता रहा। बलूचिस्तान की शुमाली सरहद से चलकर अफगानिस्तान के बीच से गुजरता हुआ शुवाइदराज की जमहूरिया तर्कमान और जमहूरिया अजबक से गुजरा और फिर बुलंद पहाड़ियों से दर्रा खैबर की तरफ चल पड़ा ताकि वहां से वादी सिंध का रुख कर सके। मैं नई जमीनों से पूरी तरह दिलचस्पी ले रहा था, हर चीज का मुशाहिदा कर रहा था। बड़ी बड़ी अनोखी बातें देखने में आती थी। सिकंदर की फौजी कुव्वत बेपनाह थी। इनमें सिर्फ मख्तूनी ही नहीं थे, बल्कि एक तरह से ये बैनुल अक़वामी फौज बन गई थी। बहुत से मुल्कों के तनख्वाहदार सिपाही इस फौज में शामिल थे, जिन्हें इतना मिलता था कि वो खुश रहते थे। दरिया सिंध पर किश्तियों का पुल बंद गया था और सिकंदर की फौजें पुल पार कर रही थी। तब शुमाली हिंद के राजा की तरफ से इसे अजीम शान तोहफे भेजे गए। राजा ने सिकंदर की शान में बहुत से अलकाब भेजे थे, जिनसे सिकंदर खुश हो गया। राजा ने यूनानियों का जबरदस्त खैर मकदम किया, तोहफे दिए और अपने मुल्क के सारे वसाइल इनकी नजर कर दिए। लेकिन सिकंदर दोस्त नवाज भी था। उसने राजा को बेपनाह सोना दिया और इसका मुल्क भी इसे ही दे दिया। सिकंदर हिंदुस्तानियों से बेहद खुश था। फिर वो तक्षशिला पहुंचा और वहां चंद रोज कयाम का ऐलान कर दिया। इमारतें बनाने का शौक उसे जुनून की हद तक था। तक्षशिला में भी उसने तामीर करने वाले मजदूर तलाश किए और अपने माहिर तामीर उनके साथ इन्हें मसरूफ कर दिया। वो यहाँ भी अपनी यादगारें छोड़ना चाहता था। यूनानी सिपाही हस्ब मामूल खैमाजनी के बाद खेलों में मसरूफ हो गए। शमशीर जनी, नेजाबाजी, घुड़सवारी और बहुत से दूसरे फनून का मुजाहरा होने लगा। राजा भी सिकंदर के साथ था और मैं तो था ही सिकंदर के दोस्तों में। सो इस शाम राजा के महावत स्याद दरिंदों के करतब दिखा रहे थे, जिन्हें इन लोगों ने हाथी का नाम दिया था। ये देव पैकर पहाड़ियां जिनकी तहरीक मुश्किल ही नजर आती थी, बड़ी दिलचस्प थी। पैरों में झांझर लेकर रक्स करते हुए हाथी सिकंदर को बहुत पसंद आए। काफी देर तक वो हाथियों के करतब देखता रहा। फिर उसने राजा से कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। हम लोग आर्या कहलाते हैं, शुमाल के मैदानों से कबीलों की शक्ल में आए थे। हमारी जात बहुत बुलंद है। तुम्हारे अकायद क्या है? सिकंदर ने पूछा। हम आग की पूजा करते हैं और अंदर देवता के आगे झुकते हैं। हिंदू राजा ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे यहाँ एक से ज्यादा बीवियां होती हैं? नहीं, हम सिर्फ एक बीवी रखते हैं और पूरा जीवन इसके साथ बिता देते हैं। अगर पुरुष मर जाए तो स्त्री को भी इसकी चिता में भस्म होना पड़ता है। जिंदा? सिकंदर ने हैरत से पूछा। हाँ, लेकिन क्या औरत इसके लिए तैयार हो जाती है? यह सदा का कानून है। हर स्त्री का जीवन इसी समय तक होता है जब तक उसका पति जिंदा हो। जीवन भर पति के साथ ऐश उड़ाने के बाद इनका मरण स्त्री के लिए भी जीवन का आखिरी समय होता है। हमारे देश की औरतें पति के बिना जीवन गुजारने का कोई ख्याल भी जहन में नहीं लाती और खुशी खुशी चिता में कूद कर जीवन त्याग देती हैं। क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है? हाँ, सती की रस्म पूरे हिंदुस्तान में है। तुम्हारे यहाँ सबसे जंगजू कबीला कौन सा है? हम छत्री कहलाते हैं महाराज, और हमारे पुजारी ब्राह्मण होते हैं। मकामी बाशिंदे नीची जात में आते हैं। सिकंदर राजा से बहुत सी बातें करता रहा। उसने दूसरे मकामी राजाओं के बारे में पूछा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पोरो का पोरस है। ये कौन है? सिकंदर ने पूछा। जेलम पार का राजा, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है। ओह, इसका मकसद है हमें इसकी तरफ भी मुतवज्जा होना पड़ेगा। सिकंदर ने कहा। बड़ा घमंडी है, वो तुम्हारी ताकत को तस्लीम न करेगा। मैं इसका घमंड तोड़ दूंगा राजा अम्बी, और मुझे यकीन है कि पोरस की फौजें यूनानी सैलाब की ताब न ला सकेंगी, बल्कि मेरा दावा है कि वो हमें देखते ही भाग खड़ा होगा। अच्छा, राजा अम्बी ने खुश होकर सर हिला दिया था। सिकंदर चंद रोज वहां रुका और फिर उसने जेहलम की तरफ कूच कर दिया। सच बात यह है प्रोफेसर कि यह जमीन मुझे काफी दिलकश महसूस हुई थी। तक्षशिला में नजर आने वाले हिंदुस्तानी अजीब से हुलियों, अजीब से लिबास में थे। मैंने वहां मंदिर भी देखे जिनसे नाकूस की आवाजें भी बुलंद होती थी। हिंदू औरतें रंगीन लिबासों में मलबूस बेहद हसीन नजर आती थी। सिकंदर के साथ उसकी तवील मुहिम्मात में हिस्सा लेते हुए काफी अरसा गुजर गया था। बेशक सिकंदर की जंगजुआना महारत, उसकी चालें मुझे बेहद पसंद थी। उसकी जंगों का अंदाज बेमिसाल था। ऐसी ऐसी गैर इंसानी बातें सोचता था कि अकल हैरान रह जाए। बेपनाह खराबियों और बेपनाह खूबियों का मालिक था। इस दौरान उसके अंदर जो तब्दीलियां हुई थी, इनसे मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसका ज़हन मोतदिल नहीं है, और मैंने अपने आप से पेश गोई कर दी कि सिकंदर की तवील मुहिम्मात का सिलसिला ज्यादा अरसा जारी न रह सकेगा।
लूटमार के शायकीन ने बेपनाह दौलत हासिल कर ली थी और अब वो अपनों में जाने के लिए बेचैन थे। सिकंदर की सख्त गिरी माने थी, वरना शायद वो इसका ज़ाहुर भी कर चुके होते। बिलाकर वो झेलम के किनारे जा पहुंचा। झेलम के दूसरे किनारे पर पूर्वा आबाद थे। सिकंदर ने हिंदू रियासत का जायजा लिया। इससे उम्मीद न थी कि इसकी शोहरत के बावजूद हिंदुस्तान की कोई फौज मैदान जंग में उतरने की जरूरत करेगी, लेकिन पूर्वा खानदान का राजा पोरस, जिसकी हुकूमत झेलम के इस पार थी, मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। यहाँ सिकंदर ने पहली बार हाथियों का लश्कर देखा जो किसी स्याह दीवार की मानित फौजों के सामने खड़ा था। तब पहली बार उसने हाथियों की इस अफादियत के बारे में सोचा। गोया ये जानवर फौजों के काम भी आ सकता है। कभी हैकल हाथी दीवार बने खड़े थे और दरिया झेलम का पानी रोजाना बढ़ता जा रहा था। तब अस्कंदर ने खास संजीदगी से इस मुसीबत के बारे में सोचा और एक शाम उसने मुझसे मशवरा भी किया। बेशक मैं कारा, तू जंगो जदल की दुनिया का इंसान नहीं है, लेकिन तूने अब तक मेरे साथ बेशुमार जंगें देखी। क्या जानवरों का ये गौल और दरिया का बढ़ता हुआ पानी क्या हमारा दुश्मन नहीं है? हमारे घोड़े दरिया पार नहीं कर सकते, और अगर दरिया पार कर भी जाएं तो स्याह जानवरों के सामने इनकी क्या कीमत है? इसके चेहरे पर गौर और फिक्र था। तब उसके मशीरों ने उसे तरह तरह के मशवरे दिए और मैंने खामोशी ही मुनासिब समझी। सिकंदर ने मुनासिब समझा कि पोरस को हैरान करने के लिए हर समत नकलो हरकत शुरू कर दे और कुछ पता न चलने दे कि वो क्या करना चाहता है। उसने अपने लश्कर को छोटी छोटी टुकड़ियों में तकसीम कर दिया और मुख्तलिफ अफसरों के मातहत देकर हुक्म दिया कि दुश्मन के इलाके को लूटते रहो और मालूम करो कि दरिया कहाँ कहाँ से काबिल अबूर है। गर्ज इस तदबीर से पोरस धोखा खा गया। उसने सोचा कि सिकंदर दरिया के उतरने का इंतजार कर रहा है। पोरस को आराम का मौका ना मिला। वो देखता था कि किश्तियां दरिया में फिर रही हैं और मशकीज़ें तैयार करके दरिया से गुजरने के इंतजामात किए जा रहे हैं। जब वो अपनी फौज को दिफा के लिए एक जगह जमा करता तो दूसरी जानब सरगर्मियां जारी हो जाती। खसूसन रात के वक्त मखदूनवी जिन जिन मकामात पर जंगी नारे लगाते, पोरस को हाथी लेकर उस तरह मुतवज्जा होना पड़ता। इस तरह सिकंदर उसे काफी परेशान करने में कामयाब हो गया और राजा पोरस दिन रात की परेशानी से तंग आकर बिलाखर थम गया और सिकंदर इसी वक्त का मुंतजिर था। उसने क्रेटस को फौज के बड़े हिस्सा की कमान सुपुर्द की और इसको कैंप में छोड़ दिया। उसने कहा, बेपनाह शोर किया जाए और अगर किसी वक्त पोरस हाथी लेकर मेरे मुकाबले पर चले तो तेजी से दरिया अबूर कर लेना, इसलिए कि हाथियों के सिवा सवारों को रोकने वाली और कोई चीज नहीं। और फिर इसी रात सिकंदर ने वो दरिया अबूर करने का फैसला कर लिया। उसने मुख्तलिफ लश्करियों से मुख्तलिफ दस्ते चुन लिए और इन्हें तजर्बाकार जरनैलों की कमान में देकर दरिया की बालाई समझ चल पड़ा। तकरीबन 18 मील दूर पहुंचकर रुक गया। यहाँ खुश्की का एक हिस्सा अंदर की तरफ बढ़ा हुआ था, जिस पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और झाड़ियां थी। किश्तियां और मशकीज़े यहाँ पहले ही छुपा दिए गए थे। सामने ही एक छोटा सा जजीरा नजर आ रहा था, लेकिन इस पर आबादी के निशानात न थे। बारिश तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, चुनाचे हर किस्म की आवाजें बादलों की गरज में पोशीदा हो गई थी। उसके अंदर की किस्मत ने उसका साथ दिया और तुलुए आफ्ताब से कबल किश्तियां दरिया में डाल दी गईं। घोड़ों को इन तख्तों पर सवार कर दिया गया जिनके नीचे मशकीज़े बने हुए थे। प्यादा फौज किश्तियों में सवार होकर जजीरे का चक्कर काटती हुई आगे बढ़ी और वो खामोशी से दूसरे किनारे पर उतर गए। जो सवार पहले पहुंच गए थे उन्हें हुक्म मिला कि प्यादा फौज का इंतजाम करें, लेकिन रोशनी में सिकंदर पर इंकशाफ हुआ कि वो दरिया पार नहीं पहुंचे बल्कि एक और जजीरे पर उतर गए हैं। जजीरा बहुत बड़ा था और इसके और किनारे के दरमियान तेज धार दरिया रवां था। दूर तक कीचड़ फैली हुई थी। सिकंदर को हल्की सी परेशानी उठानी पड़ी। उसने धारे के बीच से गुजरने का हुक्म दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ की जमीन कीचड़ का समंदर मालूम होती थी और सिकंदर का वो मंसूबा दरहम बरहम हो गया जो बड़ी एहतियात से तैयार किया गया था। वो अभी कीचड़ से निकल भी ना सके थे कि दुश्मन ने उन्हें देखा और जिस तेजी से दुश्मन की फौज सामने आई उसका सिकंदर ने खुलूस दिल से एतराफ किया। सिकंदर ने तीर अंदाजों को आगे भेजा। इनकी तादाद 2000 से ज्यादा नहीं थी। इनके साथ रथ भी थे और सवार भी। सिकंदर रसाला लेकर आगे बढ़ा, लेकिन दुश्मन भी पीछे नहीं हटा। वह बड़ी बेजिगरी से सहले बेपनाह के आगे जम गए और एक एक फर्द इसी जगह लड़ते लड़ते फना हो गया। सिकंदर को मालूम ना था कि सिकंदर की फौज क्या कर रही है। इसकी पेशकदमी रुक गई थी। बहरहाल दुश्मन की आखिरी सिपाही खत्म करके वो जनूब की तरफ बढ़ा और प्यादों को तेजी से आने के लिए कहा। रेती जमीन पर पोरस की बड़ी फौज खड़ी हुई थी। तकरीबन 200 हाथी फौज के आगे थे। हर हाथी के दरमियान एक 100 फुट का फासला था और हर खला में तीर अंदाज खड़े थे, जिनकी कमानें ऐसी जबरदस्त थीं कि तीर चलाते वक्त उनके गोशे जमीन पर रखने पड़ते थे। नेज़ाबरदार और शमशीर जन तीर अंदाजों की मदद को खड़े थे। इस जबरदस्त सफबंदी को देखकर सिकंदर रुक गया। अब इसे क्रेटस का इंतजार था। थोड़ी देर बाद प्यादा फौज पहुंच गई और सिकंदर ने उनकी सफबंदी कर दी और फिर अपनी फौज एक खास के साथ पीछे हटा। ये उसकी चाल थी। दुश्मन के रसाला ने इसका ताकुब किया और फौज के दूसरे टुकड़े इस रसाला के अक्क में पहुंच गए। इस तरह हिंदुस्तानी रसाला को दोनों तरफ से नरगा में ले लिया गया और जंग शुरू होगी। सिकंदर की चाल बेहद कामयाब थी। उसने आसानी से इस रसाला को खत्म कर दिया और अब इसकी वहशी फितरत ओत कर आई थी। तीरंदाजों ने हाथियों पर तीरों की बारिश कर दी
और सिकंदर इस स्याह दीवार से बेपरवाह होकर दुश्मन की सफों में घुस गया। दूसरी तरफ सिकंदर के प्यादों ने हाथियों को न जाने किस तरह जख्मी किया कि हाथी पलट गए और अब खुद पोरस की फौजों को जान के लाले पड़ गए। हाथी इन्हें कुचलते हुए पीछे भाग रहे थे और अकब से सिकंदर की खौफनाक फौजें दुश्मन पर ज़रबे लगा रही थी। यूं पूर्वा के पोरस को खौफनाक शिकस्त उठानी पड़ी, लेकिन जिस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया था वो न सिर्फ मेरे बल्कि सिकंदर के दिल पर भी नक्श हो गया था। मैदान जंग से पीछे हटने वालों में राजा पोरस सबसे आखिरी शख्स था। वो जंगी हाथी पर सवार था। हाथी और सवार बुरी तरह जख्मी हो गए थे। हाथी पीछे हट रहा था। तब राजा अम्बी ने, जो सिकंदर के साथ था, सिकंदर से कहा, वो पोरस मैदान जंग से भाग रहा है, इसे लाओ, इसे कहो वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे। अम्बी के फौजी गए तो पोरस इनसे जंग पर आमादा हो गया। उसने हाथी से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। अम्बी के फौजियों ने उसे घेर लिया और सिकंदर को उसके बारे में इतला दी। तब सिकंदर ने अपने खास अफसर को पैगाम देकर भेजा। इस वक्त पोरस हाथी से उतरने पर राजी हुआ और अपनी जगह खड़े होकर सिकंदर का इंतजार करने लगा। क्या खूब शख्स है, अनोखी शान रखता है, आओ मेकारा इसके पास चले। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा और हम घोड़े आगे बढ़ाकर उसके करीब पहुंच गए। सिकंदर कम ज़रफ नहीं था, वो घोड़े से उतर गया। मैंने भी उस शानदार जिसामत के राजा को देखा। उसके चेहरे से जलाल टपकता था। कुशादा पेशानी की चमक और आंखों की ज़कावत से उसकी शख्सियत का अंदाजा होता था। सिकंदर भी गौर और दिलचस्पी से उसे देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम किस किस्म के सलूक के तलबगार हो? जैसा सलूक बादशाहों से करते हैं। पोरस ने एतमाद से जवाब दिया, लेकिन सिकंदर उस जवाब से बेहद खुश हुआ और मुतासिर हुआ। बिल्कुल बजा, उसके अलावा इसमें सब कुछ शामिल है। पोरस ने इसी अंदाज में जवाब दिया। सिकंदर ने गर्दन हिला दी और मैं उस शख्स के ज़र्फ से बेहद मुतासिर हुआ। उसने रियाया को कामिल माफ़ी दे दी। फिर कुछ अरसा वहां रुककर उसने 2 शहरों की तामीर का हुक्म दिया और फिर वहां से आगे बढ़ने का इरादा कर लिया। लेकिन मुझे ये इलाका, यहाँ के लोग इस कदर पसंद आए थे कि मैंने यहाँ सिकंदर से जुदा होने का फैसला कर लिया। और जब इसकी आगे बढ़ने की तैयारियां मुकम्मल हो गई तो मैंने एक शाम उससे कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है सिकंदर? मैं आगे जाऊंगा। नक्शों के मुताबिक आगे गैर मारूफ ज़मीनें हैं। खमालिया की दीवार के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ मैं दरियाए गंगा तक जाऊंगा। सुना ये दरियाए सिंध और नील से भी बड़ा है। इससे आगे मशरकी समंदर है। वहां रुककर हम एक बेड़ा बनाएंगे और हिंदुस्तान के ऊपर से गुजरकर मिस्र जाएंगे। फिर लीबिया के साहिल के साथ साथ हरकल के सतूनों तक पहुंच जाएंगे। मैंने एक बात महसूस की है सिकंदर। क्या? उसने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हारी फौजों में किसी कदर बददिली फैल गई है। मेरा ख्याल है वो अब वतन वापस जाना चाहती हैं। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है मेकारा, लेकिन मैं ज़ीरक लोगों को समझाऊंगा। हमने जो फतवाहत हासिल की हैं वो हर लिहाज से मुनाफा बख्श रही हैं। हर शख्स को इतना मिला है कि वो खुशहाल हो गया है। सिर्फ थोड़ा अरसा और इन्हें मुशक्कत करना होगी और उसके बाद जब हम वतन लौटेंगे तो हमारी हैसियत काबिल तारीफ होगी। बेशक तुम्हारे लोग तुमसे ताउन करते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं। बहरहाल मुझे खुशी है कि मैंने तुम जैसे ज़ीरक और ज़हीन इंसान के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा। लेकिन अब तुमसे इजाज़त चाहूंगा मेरे दोस्त। तुम मेकारा, तुम? हाँ, मैं अब तुमसे जुदा हो रहा हूँ सिकंदर। लेकिन वहां तुम्हारा कौन है मेकारा? तुम वतन जाकर क्या करोगे? वतन? कौन से वतन? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम यूनान वापस नहीं जाओगे? यूनान मेरा वतन नहीं है, तुम जानते हो मैं यूनानी नहीं हूँ। और फिर तुम कहाँ जाओगे? किसी भी गैर मुतय्यन जगह। मैं तो दुनिया गर्द हूँ सिकंदर। दुनिया का कोई हिस्सा मेरा वतन नहीं है। जहां निकल जाऊं वही जगह मेरी है। सिकंदर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने दुनिया के बेशुमार अलूम हासिल किए, मैंने बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन तुम मेरे लिए बदस्तूर एक बंद किताब रहे मेकारा। और मैंने अज़रा एहतराम कभी तुम्हें खोलने की कोशिश नहीं की। क्या मैं सारी जिंदगी तुमसे अजनबी रहूंगा? हकीकत पूछूं तो मैं खुद भी अपने आप से अजनबी हूं सिकंदर। मेरी तारीख तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल होगी। ताहम मुख्तसर सुनो। तुमने जिस कदर फतवाहत हासिल की हैं, तुमने जितनी जंगें लड़ी हैं, ज़माना कदीम में मैंने इससे 1000 गुना ज्यादा जंगें लड़ी हैं। मैंने इतने लोगों को कत्ल किया है जितना तुम्हारी सारी फौजें मिलकर आज तक न कर सकी होंगी। हाँ सिकंदर, मैं दावा करता हूं कि अगर तुम अपनी तमाम फौजों के दरमियान मुझे छोड़ दो तो बिलाखिर मैं तुम्हारे आखिरी सिपाही को भी कत्ल कर दूंगा। कोई इस कत्ले आम में मुझे तवील अरसा सर्व करना पड़ेगा। तुम्हारी कोशिश मुझे मौत नहीं दे सकती। यह सिर्फ यावागोई नहीं है, एक हकीकत है जिसका तजिया तुम ना करो तो बेहतर है, लेकिन यकीन ना आए तो मुझे एतराज नहीं है। आग, पानी, बुलंदी, पत्थर, सारी चीजें मेरे बदन पर बेअसर हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कह सकूंगा। हाँ, तुम्हारे हुक्मा मेरे बारे में कुछ बता सकें तो। सिकंदर बड़े गौर से मेरी गुफ्तगू सुन रहा था। उसकी निगाहें मेरे ऊपर जमी हुई थी और इनमें अजीब सी कैफियत थी। मुझे हैरत है मेकारा, लेकिन फिर तूने ये रहबानियत क्यों इख्तियार कर ली? तूने हमारे साथ किसी जंग में हिस्सा क्यों न लिया? मैं इंसान कुछ नहीं हूं, ना ही मुझे दौलत की तमा है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए बेमकसद हैं। मैं तो सिर्फ जहां गर्द हूं। सदियों से मैं कायनात के बदलते रंग देख रहा हूं और इनकी कैफियत रकम कर रहा हूं। यही मेरा शौक है और यही मेरी जरूरत है। तूने अपने बारे में ऐसी हैरत अंगेज बातें बताई हैं मेकारा कि मैं हैरान रह गया हूं। लेकिन तू सादिक है। मैं वो नहीं जानता जो तूने कहा, ना ही किताबों में तेरा इल्म मिलता है। सो वही सच है जो तू कहता है, लेकिन मैं तेरी यह बात नहीं मानूंगा कि तू हमसे दूर हो जाए। सिकंदर मेरे दोस्त, मैंने कहा ना कि मैं दुनिया गर्द हूं। मैंने तेरे साथ तवील अरसा गुजारा है।
मैंने तेरे इल्म और दानिश को देखा है और मेरी पेशगोई है कि अगर मौर्रिखों ने इस दौर की तारीख लिखी तो वे तेरी फरासत का बार बार एतराफ़ करेंगे। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इजाज़त दें। मैं इस नई दुनिया के अंदरूनी इलाकों को करीब से देखूंगा ताकि मेरी किताब में इसके बारे में भी मुकम्मल तफसीलात हों। तो इल्म दोस्त है और मुझे यकीन है कि तेरी दोस्ती मेरी पूरी ज़िंदगी के मामलात में हायल न होगी।